चलिए दीपा, एक बड़ी खबर के साथ गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। खबर है कि आज मुर्तजा अब्बास को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल आज मुर्तजा अब्बासी की रिमांड खत्म हो रही है, लेकिन कई राज खुलने अभी बाकी हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग एक बार फिर से हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, चार बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बता रहे हैं। पांचवी बड़ी बात देखिए, पिछली बार 16 अप्रैल तक बढ़ी थी रिमांड और आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा मुर्तजा अब्बासी को। गोरखपुर कोर्ट में मुर्तजा को पेश करेगी एटीएस। ये कहा जा रहा है कि रिमांड की अवधि बढ़ाई जाएगी। तो आपको बता दें, दरअसल यूपी एटीएस लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। गोरखपुर कोर्ट में मुर्तजा को एसीजेएम प्रथम की अदालत में पेश करेगी, जहां अदालत से कुछ और दिन की रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि पिछली बार 16 अप्रैल तक की ही रिमांड को बढ़ाया गया था। लगातार मुर्तजा के मामले में खुलासे होते जा रहे हैं और उन खुलासों के बाद अभी जांच पड़ताल करना और भी ज्यादा बाकी है, जिसको लेकर मुर्तजा को लेकर अब रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। आज फिर से कोर्ट में मुर्तजा को पेश किया जाएगा। कल जिस तरीके से मुर्तजा ने पुलिस की टीम पर हमला किया था, उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और इसको लेकर अब आगे जांच पड़ताल भी होगी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक के बाद एक कड़ी मुर्तजा से जुड़ रही है, बैंकों से जुड़ रही है, अलग अलग देशों से जुड़ रही हैं और उसको लेकर लगातार एटीएस की टीम जांच कर रही है। मुर्तजा पर बड़ा अपडेट आज आ सकता है। ये कहा जा रहा है कि जब जांच एजेंसियां लगातार चूंकि जांच कर रही हैं और आज कोर्ट में जब मुर्तजा को लाया जाएगा तो वहां पर रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग भी की जाएगी। बहुत सारे अभी तार जुड़ने बाकी हैं और इसलिए आज ये कहा जा रहा है कि रिमांड की अवधि बढ़ेगी। और अब बात करें मुर्तजा की फसाद फ्रेंड लिस्ट की। जी हाँ, तो इस पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि एटीएस को पूछताछ में मुर्तजा की 6 फेसबुक आईडी का पता चला है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि मुर्तजा सिर्फ मुसलमानों को अपना दोस्त बनाया करता था। बिल्कुल, इसके साथ साथ कई और खुलासे भी हो रहे हैं। मुर्तजा की फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ एक गैर मुस्लिम ही मिला है, लेकिन बात सिर्फ फसाद वाली लिस्ट की नहीं है, मुर्तजा के गोरिल्लावार की भी है, जिसे देखकर पुलिस ने पूछताछ की रणनीति बदल दी है। खुखार मुर्तजा का गोरिल्लावार, पुलिस वालों पर प्रहार। एटीएस सूत्रों ने बताया कि मुर्तजा ने पूछताछ करने वाली टीम पर हमला भी किया। गोरखपुर हमले पर बड़ा खुलासा, सिर्फ मुसलमानों से होता था मुर्तजा का दोस्ताना। गोरखपुर हमले की वो खौफनाक तस्वीर आज भी सबके जहन में है, जब दिमाग में जिहाद का जहर भरकर मुर्तजा अहमद अब्बासी ने गोरखपुर मंदिर पर हमला बोला था और अपने आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। हालांकि वो और दहशत मचाता उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल की सलाखों में रहने के बाद भी मुर्तजा के दिमाग में जिहाद का केमिकल निकला नहीं है, बल्कि मुर्तजा और ज्यादा घातक हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को जब पुलिस मुर्तजा से पूछताछ कर रही थी, तब मुर्तजा ने पुलिस पर हमला कर दिया। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा एटीएस की पूछताछ के दौरान हिंसक होने लगा है। एटीएस सूत्रों ने बताया कि मुर्तजा ने पूछताछ करने वाली टीम पर हमला भी किया। सवाल जवाब के दौरान मुर्तजा अचानक आक्रामक हो गया और उसने अपने आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मुर्तजा ने प्लास्टर बने हाथ से एक हेड कांस्टेबल पर वार किया और इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी पर पंजा मारकर उससे नोच खसोट की। मुर्तजा के इस हमलावर रूप को देखते हुए एटीएस ने पूछताछ के दौरान सख्त इंतजाम किए हैं, क्योंकि पुलिस पर हमले से पहले मुर्तजा डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी कर चुका है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी की कल कोर्ट में पेशी की जाएगी। गोरखपुर के दिवाली न्यायालय के सीजेएम फर्स्ट कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। उसकी पहली बार कस्टडी रिमांड 7 दिन और फिर 5 दिन की बढ़ाई गई थी, जो कल पूरी हो रही है। मुर्तजा को लेकर हो रहे खुलासे न सिर्फ चौंका रहे हैं,
बल्कि कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है मुर्तजा फेसबुक पर 6 आईडी चलाता था और वो सिर्फ मुसलमानों को ही अपना दोस्त बनाता था। एक अकाउंट से अरबी भाषा में चैट मिली है, जिसे समझने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। ताजा खुलासे के मुताबिक मुर्तजा बम बनाने की विधि जानता था, लेकिन बम की जगह धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। दरअसल विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बाकी से हमला करने के निर्देश दिए थे। मुर्तजा ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम जानकारी डिलीट करने की बात भी कबूल की। इसके साथ ही मुर्तजा देश में शरिया कानून लागू करवाना चाहता था। लेकिन जिस तरह से मुर्तजा ने पुलिस पर हमला किया है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। अगर मुर्तजा के हाथ में कोई हथियार होता तो क्या होता? क्योंकि अब मुर्तजा पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि मुर्तजा की कहानी तमाम खुलासों के बाद और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है, जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से विवेक त्रिपाठी के साथ नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एटीएस कोर्ट में पेश करने वाली है, क्या जानकारी है विवेक? बताइएगा कितने बजे पेशी होगी मुर्तजा की, और ये कहा जा रहा है कि रिमांड की अवधि जो खत्म हो रही है आज, उसको बढ़ाने की मांग की जाएगी। बिल्कुल दीपा, देखिए आज 12 बजे तक यानी दोपहर 12 बजे तक की रिमांड कोर्ट ने स्वीकृत की थी 16 तारीख को। उसके पहले कोर्ट में उसे पेश करना है। एटीएस की टीम सुबह ही, चूंकि एटीएस का मुख्यालय लखनऊ में है, लखनऊ से गोरखपुर का रास्ता करीब 5 घंटे का माना जा रहा है, तो सुबह ही टीम लेकर निकल गई है और 12 बजे के पहले उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि उसकी रिमांड भी मांगी जाएगी। रिमांड इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी है। बहुत सारे साक्ष्य जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले थे उसके पास से, जो डिवाइसेस मिली है, जो कंप्यूटर मैकबुक मिली है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है और बहुत सारी पेन ड्राइव्स हैं। पेन ड्राइव्स को भी खंगालना है। बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा उसने डिलीट कर दिया था। डिलीट करने के बाद जो रिकवर किया गया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगे हुए हैं, वो डेटा अब एटीएस के पास पहुंच गया है। तो उस डेटा का मिलान करना है, सत्यापन करना है, भौतिक सत्यापन भी होना है। मुर्तजा को बहुत सारी जगह ले जाना था। देखिए, जब उसकी पहली बार रिमांड खत्म हुई थी तब गोरखपुर में उसको कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सके। मामला सेंसिटिव था, इसलिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। वहाँ नेपाल बॉर्डर पर उसको जिस मदरसे में गया था वहाँ उसको ले जाना था, लेकिन एटीएस वहाँ नहीं ले जा पाई। देवबंद भी ले जाना था, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ले जाना था, जहाँ जहाँ उसने मूवमेंट किया, जहाँ जहाँ लोगों से मिला। 50 लोगों से अब तक सिर्फ पूछताछ हो चुकी है, जबकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। चूंकि पैन इंडिया के अलावा विदेशों में भी तमाम नेटवर्क उसका सामने आ रहा है। सीरिया से कनेक्शन आया है, नेपाल में लोग हैं उसके, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है इस मामले में। इसलिए अब ये जांच एनआईए को ट्रांसफर करने की बात चल रही है। एनआईए यानी वो एजेंसी जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जब भारत में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तब वो एजेंसी जांच के लिए स्वतंत्र होती है। पूरे विश्व में कहीं पर भी जाकर जांच कर सकती है, लेकिन मुर्तजा के मामले में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए ये माना जा रहा है कि मुर्तजा को एक बार फिर से रिमांड पे लिया जा सकता है। आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी। एटीएस अपनी तरफ से, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन अपनी तरफ से एक रिमांड के लिए अवधि जो 7 दिन की अवधि होती है, पिछली बार उन्होंने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, अब की बार हो सकता है कि 7 दिन की रिमांड फिर मांगे और उसको रिमांड पर लेकर वापस आएंगे, क्योंकि एनआईए के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर जो खुफिया एजेंसियां हैं, देश की बड़ी खुफिया एजेंसियां, वो आकर पूछताछ कर चुकी हैं, टटोल चुकी हैं कि आखिर इस पूरे मुर्तजा के पीछे किनका हाथ है, कौन है इसके पीछे, कौन सा नेटवर्क है। आईएसआईएस के वीडियो उसके पास से मिले हैं, गुरिल्ला शैली में जो युद्ध के वीडियो है आईएसआईएस के, अफगान से युद्ध हो रहा था तब के वीडियो उसने देखे थे। बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे थे। एक वीडियो ऐसा भी मिला था जिसमें धारदार हथियार लहराते हुए आईएसआईएस के आतंकी दिखे थे और ये मैसेज दे रहे थे कि अब जो लड़ाई है वो शैली बदल गई है, अब गोला बारूद नहीं, अब जो भी हथियार मिले, जिस तरह का भी हथियार मिले, उनसे हमला करना चाहिए। और
ज़्यादा से ज़्यादा खून खराबा फैलाना चाहिए। तो मुर्तज़ा जब आया था गोरखनाथ मंदिर के बाहर, और उसकी यही शैली, जो उसकी शैली थी वो उसी वीडियो से प्रेरित थी। उसने हमला करके जो वहाँ सुरक्षा कर्मी हैं उनकी असॉल्ट राइफल्स छीनने की कोशिश की थी। लूट का मुकदमा भी है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें लूट की धारा भी है, यानी असॉल्ट राइफल छीन के वो गोरखपुर के मंदिर में बहुत कड़ियां हैं विवेक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कड़ियां हैं जिनको जोड़ना भी है, बहुत कड़ियां हैं जिनका खुलासा भी होना है। और ये खुलासा तभी हो सकता है जब और गहनता से पूछताछ होगी मुर्तजा से। और इसी पूछताछ के लिए ये कहा जा रहा है कि रिमांड अवधि आगे बढ़ाने को लेकर विचार भी हो रहा है। जब कोर्ट में पेशी होगी तो पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि अब फिर से रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग होती है एटीएस की तरफ से। इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका विवेक। मेघवाल जनसभा के दौरान अचानक से बिजली का स्टैंड गिर गया है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खराब मौसम की वजह से बिजली का स्टैंड गिरा, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ी लापरवाही है। जनसभा के दौरान बिजली का स्टैंड अचानक से गिरना, ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चोट पहुंच सकती थी, बट गनीमत ये रही कि यह हादसा टल गया। और वहीं की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मौजूद थे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। वहां पर जनसभा का आयोजन किया गया था। खराब मौसम थी और खराब मौसम के चक्कर में किस तरीके से यहां पर हादसा हो गया, और हादसे में 3 लोग जो इस जनसभा में शामिल हुए थे, 3 लोग घायल हुए। किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। गनीमत ये रही कि केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एकदम सुरक्षित हैं, ठीक हैं। अचानक से जनसभा के दौरान ही ये हादसा हुआ। अब देखिए 3 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहां पर उनका उपचार चल रहा है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बाल बाल बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर चाचा भतीजे के विवाद से जुड़ी हुई है। अखिलेश से नाराजगी के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पार्टी की कार्य समिति को भंग कर दिया है। बिल्कुल अचानक से शिवपाल ने बड़ा फैसला लिया है, और इतना ही नहीं, भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच ताजा बयान भी शिवपाल यादव ने दिया है और जल्द नया संगठन खड़ा करने की बात कही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चाचा शिवपाल किस तरह से अखिलेश यादव को झटका देंगे, क्योंकि खबर है कि न सिर्फ अखिलेश यादव से अलग होने का प्लान है, इसके साथ साथ अपनी अलग संगठन, अलग पार्टी बनाने का भी प्लान है। आजम खान गुट से भी संपर्क बताया जा रहा है। पार्टी तो पहले से ही अलग है, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरीके से शिवपाल और अखिलेश साथ आए, उस दौरान ये लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही स्थिति लगभग पहले जैसी ही बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार भविष्य का एजेंडा सेट करने में जुटी हुई है। कल सीएम योगी ने कई मंत्रियों के साथ मीटिंग की, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल नंदी, जितिन प्रसाद ने भी सीएम के साथ मंथन किया। कल एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया था, लेकिन उससे पहले एक बैठक जिसमें वार्ता भी हुई थी आगे के मास्टर प्लान की। मीटिंग के बाद जब मंत्री बाहर निकले तो सभी की जुबान पर एक ही बात थी, यूपी को नंबर 1 बनाना है। मंत्रियों ने कहा कि इस प्रेजेंटेशन से काफी फायदा मिल रहा है और विकास को लेकर जो विजन है वो सामने भी आ रहा है। विजन पर बात, मंत्रियों से संवाद भी हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी से चर्चा की, बातचीत की, अलग अलग विभागों में किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, अगले 100 दिन की कार्य योजना क्या है, इस पर भी बातचीत हुई। और विकास पर सीएम योगी की सबसे बड़ी क्लास इसे आप कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन का दूसरा दिन था और तमाम मंत्री जो है वो एनएक्सी से निकल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन अब खत्म हो गया है। मैंकेश्वर शरण सिंह हैं, दानिश अंसारी हैं, तमाम सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ रहा आज प्रेजेंटेशन में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रेजेंटेशन से निकले हैं। क्या कहेंगे सर, आज क्या रहा प्रेजेंटेशन में? देखिए, ये प्रेजेंटेशन विभागवार हो रहे हैं। पूरे मंत्री परिषद के सामने वह सारे विषय अलग अलग मंत्रालयों के आ रहे हैं। इससे सरकार में शामिल सभी हमारे नए और पुराने साथियों को बहुत सारी विस्तार से जानकारी मिलती है। लक्ष्य एक ही है कि पहले चरण में 100 दिन का, दूसरे चरण में 6 महीने का, फिर 2 वर्ष का, फिर 5 वर्ष का, और उसमें जो पहले से कार्य चल रहे हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। और जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जनता से वादा किया है, उस वादे के अनुसार भी जो काम चरणबद्ध तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसको करेंगे। मैम, ये जो आज प्रेजेंटेशन हुआ है, इसमें क्या कुछ खास निकल कर आया? बस
राज्य की प्रगति और उन्नति कैसे हो। जी, यूपी कैसे नंबर 1 बने, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गुलाब देवी जी हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। गुलाब जी, अभी आपके विभाग का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, प्रेजेंटेशन होना है, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा है ये मदद करेंगे आपको? नहीं, इससे पूरी जानकारी मिल रही है, मदद करेंगे। और तमाम जो कमियां हैं उसको भी दूर करेंगे प्रेजेंटेशन से, लग रहा है। 2022 में जब जनमानस ने प्रचंड बहुमत दिया तो हमारी और भी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सभी विभागों को सेक्टर वाइज बनाया गया है और उसी सेक्टर की आज बैठक थी। तो सभी विभागों में समन्वय बना के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे। क्या कुछ रहा प्रेजेंटेशन में? एक कपिल जी है ना पीछे सामने का, कपिल जी तो है, लेकिन जल शक्ति हर घर नल योजना बहुत महत्वाकांक्षा है। आज उसका नहीं था अभी। गाड़ी आ गई क्या? जी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन से फायदा होगा, तो मेरा ज्ञान बढ़ता है, समझने को मिल रहा है, चल रहा है। और अफसर अब भटका नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दोनों मिलकर काम करना भाई, काम कर रहे इनको मिलकर गरीबों के लिए काम करना है। हैं। दया शंकर मिश्र दयालु जी हैं। जी, आज जो प्रेजेंटेशन हुआ काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। निश्चित आई हैं और बहुत भविष्य को लेके बहुत अच्छी योजनाएं हैं। 100 दिन का और 6 माह का, 2 साल और 5 साल के जो टारगेट हैं वो निश्चित ही सड़क, उद्योग, इन सब के मामले में उत्तर ये प्रदेश मदद करेंगे क्योंकि बहुत से नए मंत्री हैं जिन्हें अभी चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इसमें ये मदद कर रहा प्रेजेंटेशन। निश्चित ही उनको सबके बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। एक व्यक्ति जब तक मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा, सारे दिशाओं में उसको जानकारी नहीं होगी, तो फिर उसकी सोच पे बहुत फर्क पड़ेगा। बड़ी खबर मिल रही है, लगातार आजम खान के समर्थक में सपा से इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। आजम खान के समर्थन में सपा से एक और इस्तीफा बिजनौर के नूरपुर से ब्लॉक अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दें। बिल्कुल, आजम के समर्थन में मोहम्मद हमजा शेख का इस्तीफा हुआ है। अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप इन्होंने भी लगाए हैं। नूरपुर से ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हमजा शेख ने अखिलेश पर हमला बोला। पत्र में लिखा है कि मुस्लिमों पर जुल्म सितम के बाद भी खामोश रहते हैं अखिलेश यादव। और देखिए, इस्तीफों के साथ साथ आरोपों की बौछार किस तरीके से हो रही है अखिलेश यादव पर, वो भी आपको समझना होगा। और अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल तो थमती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आजम के समर्थन में ब्लॉक अध्यक्ष हमजा शेख ने इस्तीफा दिया है और पत्र भी आपको हम दिखा रहे हैं। पत्र में अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, वो बोलते नहीं हैं। आजम खान के मसले पर भी उन्होंने बात नहीं की, वो बात करना नहीं चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया है। ये बड़ी जानकारी बिजनौर के नूरपुर से है। बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लगातार फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अगर देखें तो मुलायम और अखिलेश की मुलाकात भी हुई, लेकिन उस मुलाकात के बाद भी कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवपाल सिंह यादव के बाद आजम खान के समर्थकों का इस तरीके से अलगाव होना और उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में अलग अलग धड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिन समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। लगातार 2 चुनाव समाजवादी पार्टी ने हारे और एक बड़ा आरोप जो लगातार लग रहा है वो है मुस्लिमों की अनदेखी को लेकर। मुस्लिम तबका जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, धीरे धीरे वो ही नाराज होता जा रहा है और नाराजगी के साथ साथ ये जो मुस्लिम तबका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ता हुआ, झुकता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के चलते अगर देखें तो एक एक कर जो बड़े चेहरे थे समाजवादी पार्टी के, उनकी ओर से नाराजगी सामने आ रही है, उनकी ओर से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आजम का पूरा परिवार नाराज है अखिलेश यादव से, ये खबरें लगातार चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि आजम का पूरा परिवार भी समाजवादी पार्टी से अलग हो सकता है, एक नया मोर्चा तैयार किया जा सकता है। बहुत संभावनाएं भी चल रही हैं, किस संभावना पर विचार कर रहे हैं आजम खान, इसको लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ है नहीं। लेकिन आजम के जितने भी समर्थक हैं वो किस तरीके से लगातार इस्तीफा दे रहे हैं उसको भी आप समझ लीजिए। और इसी पर उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उबैदुर रहमान, क्या जानकारी है इनके बारे में? हमजा शेख जो कह रहे हैं कि अखिलेश मुस्लिमों की अनदेखी कर रहे हैं, जुल्म सितम हो रहा है मुस्लिमों पर, उस पर बात नहीं कर रहे और पार्टी से अलविदा कह दिया इन्होंने। जी हाँ, ये बिजनौर का जो नूरपुर है वहाँ के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी से इन्होंने इस्तीफा देते हुए जो लेटर जारी किया है उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर और आजम खान से हमदर्दी और समर्थन जताते हुए इस्तीफा दिया है। तो ये सिलसिला पिछले 3-4 दिन से जब से आजम खान के परिवार की नाराजगी सामने आई है, तो जो उनके समर्थक है या उनसे
संबंध है जिन लोगों का, वो एक एक करके इस तरह के इस्तीफे दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से। ये अखिलेश यादव के लिए जो आरोप लगाए हैं, ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति शुरू हुई है समाजवादी पार्टी में नाराजगी की चुनाव के बाद, उसी का एक नतीजा है कि इस तरह से जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस समाजवादी पार्टी की बगावत को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से मान मनोबल होता है या नहीं होता है, क्योंकि एक के बाद एक शिवपाल यादव के बाद जिस तरह से आजम खान के परिवार से नाराजगी खुलकर सामने आई है और उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस्तीफे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में अखिलेश की ओर से कोई स्टेप लिया जाता है, मान मनोबल की स्थिति बनती है या फिर और भी ज्यादा हालात आने वाले दिनों के लिए खराब होते हैं। शुक्रिया उबैदुर रहमान आपका। जी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, यूपी के 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कृष्ण कुमार बने अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर, सूरज राय बने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कौन कौन से वो नाम है आपको बता रहे। कृष्ण कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर बनाए गए हैं और सूरज राय को लेकर जानकारी ये है कि अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर ये बने हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, कल 14 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए थे और अभी ये सिलसिला शनिवार तक, यानी कि आज और आज के बाद कल भी मुमकिन है। और भी कई आईपीएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं। कल जहां 14 लोगों की सूची सामने आई थी, उसके बाद यूपी के 2 और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें कृष्ण कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर बने हैं। इसके अलावा जो अगला नाम है सूरज राय, वो भी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर बने हैं।